हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज रहता है और वो एग्ज़ाम पास करने के लिए मैथ्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैथ्स को ज़्यादातर स्टूडेंट स्किप कर रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसमें जो भी प्रीवियस 2025 में एग्जाम हुए, यानी 2025 के अंदर एग्जाम हुए, एग्जाम वाइज मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आज हम जमींदारा ग्रेड 2 परीक्षा 2025 का पेपर सोल्व करेंगे। किसी एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन 10 आते हैं, किसी में 15, किसी में 50 भी आ जाते हैं। अलग अलग वेटेज रहता है। अब मैथ्स को करना अलग बात होता है और एग्जाम हॉल के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सोल्व करना। एग्जाम हॉल में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आप किस प्रकार से क्वेश्चन पे सोचें कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर सके। दूसरा ट्रेंड है, जो मैथ्स का नया ट्रेंड है, वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो डेली हमारा एक वीडियो रहेगा। जिस टाइम पे आप देख रहे हो इसी टाइम पे रोजाना आपको एक सेशन मिलेगा जिसमें हम किसी एक पेपर को सोल्व कर रहे होंगे। चाहे उसमें 10 क्वेश्चन हो, चाहे 50 क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पर से ले सकते हो। आपको लगे कि मुझे इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ लेनी है तो आप टेलीग्राम पे ले सकते हो। डेफिनेट आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। अगर उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सोल्व करना जानते हो तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है। अदरवाइज आपको मैथ्स में इंप्रूव करने की जरूरत है। और मैथ्स में अगर आप इंप्रूव करना चाहो तो आप एक फाउंडेशन कोर्स है मैथ्स का, ऑलरेडी ये पूरा कोर्स हो रखा है। ऑलरेडी पूरा होने का मतलब है कि मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है। आप आराम से वीडियो लेक्चर देखें। इसके ऊपर 20% ऑफ मिल जाएगा आपको। लगभग इसकी फीस फिर ये रहेगी। अब एक मैथ्स की टेस्ट सीरीज भी है, इसके अंदर मैथ्स के टेस्ट शुरू हो गए हैं जिसमें आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। ये टेस्ट इस कोर्स के अंदर बिल्कुल फ्री रहेंगे, मतलब इसी फीस के अंदर आपको टेस्ट अलग से नहीं रहेगा। ये उन स्टूडेंट के लिए जिनको अपना मैथ्स ठीक करना है। फिर किसी स्टूडेंट क्या आता है कि मैं अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, इसमें तो सभी एग्जाम्स आ जाते हैं, ऑल एग्जाम्स रहते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, अगर आपको उस एग्जाम के आधार पर मान लो कोर्स चाहिए, जैसे कि कोई वनपाल की कर रहा है तो आपको वनपाल का कोर्स मिल जाएगा। कोई वन रक्षक की कर रहा है तो वन रक्षक का वनपाल का एक साथ ही होगा। किसी को मान लो जैसे कंप्यूटर अनुदेशक की करनी है, कंप्यूटर अनुदेशक, तो अनुदेशक का भी मिल जाएगा, मैथ रीजनिंग जो भी है। अगर किसी को मान लो एलडीसी की करनी है तो एलडीसी का मिल जाएगा। किसी को वीडियो की तैयारी करनी है तो वीडियो को मिल जाएगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कोर्स में इनरोल हो सकते हो। पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आप इसके अंदर मैं टेस्ट का सॉल्यूशन कराऊं या इसके अंदर मैं पीवाईक्यूएस का सॉल्यूशन कराऊं, उस बिहाफ पे आप देख लेना कि मैं एग्जाम में मतलब आपको अप्रोच सिखा रहा हूं कि एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए, वैसे ही वहां पे क्लास में रहती है। तो क्लास में बिल्कुल प्यार से समझाया गया होता है, सिखाया गया होता है। आपको उन चीज़ों को सीखने की जरूरत है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। जब आप क्वेश्चन को पढ़ो तो केयरफुली रीड करो। आपको जब रीड करो ना, उस क्वेश्चन की रीडिंग करो, तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है। क्या करनी है आपको? केयरफुली। ये बातें मैं हर बार आपको समझाऊंगा ताकि आप कुछ गलतियां ना करें। फिर हम क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो टॉपिक किस टॉपिक का क्वेश्चन है। टॉपिक डिसाइड करना है। टॉपिक के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। और टाइप के बाद आपको सीधा उसका कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए। आप क्या कोई क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप उस पे ऑप्शन अप्रोच लगाओ। तो ऑप्शन अप्रोच के लिए भी आपको कैसे जाना होता है, ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में विद इन सेकेंड हो जाएगा। जैसे ये एक क्वेश्चन आया, अब जैसे रैंडम 4 नंबर है तो 4 नंबर पे ही था ये क्वेश्चन आया चक्रवर्ती ब्याज का। आज से पहले ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया और आपसे पूछा गया कि सुमेलित कीजिए। अब ये मैं आपको बताता हूँ, आपने यूट्यूब के ऊपर भी मेरे सेशंस पढ़े हैं चक्रवर्ती ब्याज के। आप चाहो तो मैथ्स पूरी फ्री पढ़ सकते हो वहां से। उसके अंदर जाके देखना, आपको मैंने ये क्वेश्चन हूबहू करवा रखा है सेम। आप बोलोगे कि सर क्या डिटो? हाँ, कौन कौन से डाटा डिटो करा रखे हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे पहले वाला डिटो कैसे था, ध्यान देना, आपको ये सब चीजें समझ आ जाएगी। ये सेम कैसे था? सेम ऐसे था, 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक संयोजित इतने रुपए। मतलब हम ये क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास पहले के अंदर, मैं लिखा देता हूं आपको यहाँ पे, पी का मान 10,000 रुपए है, ठीक है। आर का मान 10% है और टाइम कितना है? टाइम कितना है? 3 साल।
टाइम कितना है 3 ईयर, 3 ईयर। तो मुझे पता है 3 ईयर का जो CI होता है वो होता है 33.1, आपको बहुत अच्छे से पता है। और इसका 33.1% जो निकालते हैं वो आता है 3310। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर ही पढ़ा चुका होता हूँ। तो फर्स्ट में ए आएगा, यानी ए का एक ही आएगा। वैसे आप देखोगे कि एक 3 लोगों 3 में है, 3 में एक है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, बाकी 3 में। दूसरा देखते हैं, हम सब चीजें आपको क्लियर करके चलेंगे। ये बात कैसे पता चला 33.1 आया? ये 33.1 कहां से आया? अगर किसी स्टूडेंट को ये ध्यान में नहीं तो उसे पढ़ने की जरूरत है मैथ, उसे फिर रियल में मैथ्स के कोर्स में इनरोल होने की जरूरत है। क्यों जरूरत है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि 33.1 कैसे आया ये नहीं पता, इसका मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे लेवल वाला आता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आता, ये एक्सेप्ट कर चुके हो आप। और आपको कर लेना चाहिए। क्यों नहीं आता? क्योंकि 33.1 इसकी सक्सेसिव रेट है। अगर हमें यही नहीं पता कि सक्सेसिव रेट क्या होती है तो फिर आप बहुत पुराने तरीके से पढ़ रहे हो, नए पैटर्न पे नहीं पढ़ रहे। फिर दूसरा इसका ऑप्शन था 10% की दर से 6 माही। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका बी पार्ट लिखता हूँ। कौन सा पार्ट लिखता हूँ? बी पार्ट। ध्यान देना, बी पार्ट। पी है अभी भी 10,000 रुपए, ठीक है। आर कितना है? 10% है। टाइम कितना है? 3 साल है, या जो कम है 3 वर्ष। ये हमारी सेम नहीं आती ये सेम नहीं है, एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं। क्यों नहीं है सेम? क्योंकि अगर ये हाफ ईयरली है, क्या है? हाफ ईयरली। समझो इस बात को, सरल नहीं करेंगे इसको। हाफ ईयरली है, इसका मतलब रेट तो हो जाएगी 5% और टाइम हो जाएगा 6 साल। अब आप खुद सोचो 6 साल का कैसे निकालोगे भाई? टाइम कितना हो जाएगा? यही तो लिखा है 3 वर्षों के लिए 6 माही। तो रेट तो होती है हाफ, टाइम होता है डबल। आप सरल नहीं कर पाओगे, छोड़ दो एक बार, कोई बात नहीं। बात की बात है 30% से ज्यादा ब्याज आता है, वो मैं सब चीजें आपको बता दूंगा, आइडिया लगाना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो सब चीजों का आइडिया, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चलेगा? इसका साधारण ब्याज जो भी होगा 6 30% होगा, तो चक्रवर्ती ब्याज जो भी होगा 30% से ज्यादा होगा। बचे हुए ऑप्शन में 30% से ज्यादा ऑप्शन एक ही है, इसमें ही 30% कितना होता है उसका? 3,000। 3,000 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, इसलिए मैं तो श्योर हूं कि बी में 2 ही आएगा। ये बात भी एक बहुत अच्छी अप्रोच होती है सोचने की। आपको कैसे पता चला? साधारण ब्याज 30%, 5% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज 6 5 30 होता है। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा? 30% से ज्यादा। किसका 30%? 10,000 का। 10,000 का 30% कितना होता है? 3,000। 3,000 से ज्यादा कौन है? एक ही था। चलो ठीक है, और सिखाते हैं सर, आप ऐसे सब चीजें सिखाओ, क्योंकि अलग अलग भी तो क्वेश्चन आ सकता है। 5% की दर से, तो रेट पी कितना है? अभी भी 10,000 है, ध्यान देना। रेट देखना कितनी है? 5% है, ठीक है। टाइम कितना है? 3 साल। अब देखो 3 साल का 5% की दर से जो भी ब्याज बनता है 15.7625 बनता है। अब आपको कैसे पता चला? मुझे तो 15.7625 मान लो आपको याद ही नहीं है, ये याद नहीं है। क्या याद नहीं है? 15.7625 याद नहीं है। तो मुझे अच्छे से पता है साधारण ब्याज कितना बनेगा? 5 3 15। साधारण ब्याज कितना बनेगा? 15%। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना नहीं होता पेपर में। आप सोचो मैं तो चक्रवर्ती ब्याज निकाल के करूंगा, तो फिर बेवकूफ हो आप दुनिया के सबसे। भाई 15% से ज्यादा, 15% से ज्यादा एक ही ऑप्शन है इसका। 15% से ज्यादा 1,500 रुपए होता है। 1,500 रुपए एक ही जगह है, यहां तो 1,500 रुपए ही नहीं। यानी एक का 1, 2 का 2, सी का 3, तो बचा हुआ डी का 4। यानी 1 2 3 4, सी ऑप्शन ठीक होता। हम चक्रवर्ती ब्याज नहीं निकालेंगे भाई, हमें यह पता होना चाहिए साधारण ब्याज 15% बनेगा तो चक्रवर्ती ब्याज 15 से ज्यादा बनेगा। इसका 15 से ज्यादा कितना होता है? 1,500 रुपए से ज्यादा ऑप्शन जस्ट एक ही ऑप्शन है, तो सी का 3 हो गया, डी का ये हो जाएगा। ये आप खुद सोचो, ये इसका 20%, पांचों के 20% से जस्ट ज्यादा ब्याज यही है। तो कितना इजी हो गया है, आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, ओके डन। तो हम चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे नहीं, सीधा साधारण ब्याज के बिहाफ पे भी जवाब दे सकते हैं। तो एक का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। दूसरा क्वेश्चन ये फॉर्मूले मिलान का था, बहुत इजी क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आए। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, देखो एक तो होता है आयतन। आयतन तो चलो मैं लिख देता हूं, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान लो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का 1/3। घनाभ का वॉल्यूम होता है एल बी एच,
और स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने वॉल्यूम के फॉर्मूले मैंने लिख दिए। आपको पूछा टीएसए का, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है टीएसए, बेलन का टीएसए होता है 2 पाई आर एच वाला, 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। शंकु का होता है पाई आर एल आर वाला, घनाभ का सबसे लंबा 2 एल बी बी एच एच एल, तो गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी सेम है, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, इसका भी सी। मान लो इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला होता है, ये हो गया वॉल्यूम, समझ गए, V4 क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का। ये हो गया टीएसए का। सीएसए का फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला और होता है, उसको बोला जाता है सीएसए। मान लीजिए आप सीएसए का फॉर्मूला लिखते तो क्या फॉर्मूले होते, लिख देता हूं, क्योंकि मेरा काम तो आपको सब एक्स्ट्रा भी सिखाना है। बेलन का सीएसए क्या होता है, बेलन का सीएसए 2 पाई आर एच। शंकु का सीएसए क्या होता है, पाई आर एल। घनाभ का सीएसए क्या होता है, 2 एल प्लस बी बाहर गुणा में एच। और स्पेयर का सीएसए और टीएसए सेम होता है, ये लीजिए। तो मैंने आपको 8 फॉर्मूले एक्स्ट्रा भी बताए हैं, किसी को लगता हो सीखने की जरूरत है सीख सकता है। क्या ये एलडीसी में आता है, नहीं आता, एलडीसी में 3D का चैप्टर नहीं है, एलडीसी में केवल 2D का चैप्टर है। तो ये 2D का क्वेश्चन बहुत अच्छा है शायद, ओहो रुको रुको, आरएस में नहीं है, एलडीसी में तो 3D है, एलडीसी में तो 3D है, आरएस में 3D नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी 3D है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने एक बार टेस्ट सीरीज में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, समझो, करने का प्रयास करो क्या कहना चाहता है। किसी वर्ताकार खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने की लागत इतनी, मतलब हम खेत की जुताई करें तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 1925 रुपए। समझो इस लाइन का मतलब क्या है कि आप खेत का जो भी एरिया है उसे आधे रुपए से गुणा करो तो आएगा 1925 रुपए। समझ में आया, प्रति वर्ग मीटर का मतलब यही है ना, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का खर्चा, किसका खर्चा, मीटर स्क्वायर का खर्चा, ठीक है। तो मैं यहां से एरिया निकालता ना तो 2 से गुणा हो जाता, तो 50, 19 दुआ 38, 3850 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया, 1950 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे आपको पता है एरिया सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या दिया हुआ है आपको, सर्किल दिया हुआ है पाई बराबर, हम मान लो 22/7 लेके सरल कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक रूल समझाया हुआ है, R बराबर 7 का नियम, R बराबर 7 रूल समझाया हुआ है, और मुझे पता है किसी ने पढ़ा है तो वो सीधा जवाब दे सकता है। जैसे R का मान 7 होता है तो C का मान 44 होता है, एरिया का मान 154 होता है, ये नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मान लीजिए किसी को अगर ये बातें आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके। तो 3850 है ना, इसको आप बहुत अच्छे से तोड़ सकते हो। 3850 जो है ना वो 154 गुणा 25 है, आपको कैसे पता चलेगा, वैसे आप बहुत अच्छे से बता दोगे। R का मान 7 का आधा यानी 3.5 होता है, तो एरिया जो होता है वो 38.5 होता है, ये मैं बहुत बार बता चुका, बहुत बार पढ़ाया हुआ होता है। मान लो किसी को ऐसा नहीं आता तो कैसे करता, तो आप एक काम करो, नहीं आता तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जिसका मान आएगा 3850, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 3850, सरल कर लेंगे, आर का मान 35 आ जाएगा। सरल करना काम आपका है, लेकिन मैं थोड़ा एग्जाम होल की अप्रोच बता रहा हूं। तो 154 इंटू 25, ये 154 इंटू 25 है यानी 5 का स्क्वायर है, तो इस हिसाब से आप आर का मान सीधा बता सकते हो। क्या आपको आर चाहिए, नहीं चाहिए, आर चाहिए नहीं चाहिए वो बाद की बात है, पढ़ते हैं। आपको चाहिए उस खेत की बाड़बंदी यानी तार, बाड़बंदी कहां पे होती है, प्रीमाप या प्रीधि पे। प्रीधि का खर्चा पूछा है कि 24 रुपए मीटर का खर्चा लगता है, तो मुझे प्रीधि चाहिए, मुझे चाहिए इसका सी, क्या चाहिए मुझे, इसका सी चाहिए। तो सी निकालना बहुत आसान है, प्रीधि। तो 154 के हिसाब से, 154 के हिसाब से 44 होगा और 5 के स्क्वायर के हिसाब से 5, यानी सी कितना आ जाएगा 220। लो
तो यानी इसका सी कितना है 220, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी टोटल 220 गुणा 24 रुपए पर मीटर तो 24 दुआ 48, 0 48 का 8 कैरी बची 4, 24 और 4 दोबारा देख लो, 24 दुआ 48 और 4 52, 5280 रुपए। ए ऑप्शन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आराम से करना है तभी जाके सोल्व होगा। आ जाओ वापिस, ये क्वेश्चन 3D का क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। ये कन्वर्टिंग का क्वेश्चन है, मेल्ट करके कन्वर्टिंग का। 6 सेमी त्रिज्या वाले मिट्टी के गोले को एक नया रूप देकर शंकु बनाया। मतलब आपके पास एक स्पेयर है और उस स्पेयर से आप क्या बना, इंग्लिश में लिखा है, उससे आप बनाना चाहते हो कोन। हमको अच्छे से पता है अगर हम किसी को मेल्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम काम में आता है। क्या काम में आता है? वॉल्यूम। तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है, आप याद रखना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। अब प्रॉब्लम दोनों की आर सेम आएगी ऐसा ना, तो किसी एक की आर बड़ी लिख दो, एक की आर छोटी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ आर क्यूब कर देता हूँ। दोनों का वॉल्यूम बराबर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब और पाई/3 आर स्क्वायर एच। या आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसी एक में आर को छोटा लिख लेंगे, एक में बड़ा लिख लेंगे। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि दोनों में आर आ रहा है। अब देखो यहां से आप क्या काट सकते हो, आप काटोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बस 4 लिख लो। आर क्यूब, इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेमी, 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 बार लिख दू, बराबर आर स्क्वायर का मान चाहिए इंटू एच, एच का मान आएगा 24। तब शंकु की रेडियस बतानी है। अब आप सोचो, मैंने ये सब कुछ लिख दिया, कैसे करना है? तो आप बोलोगे सर 6 चौके 24 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर बचा 36, 6 इंटू 6, तो देन आर का मान 6 सेमी। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। तो ये भी ध्यान रहे, आपको इतना तो पड़ा हुआ होना चाहिए, अगर हम मेल्ट कर रहे हैं तो हमें क्या यूज में करना होगा? वॉल्यूम यूज में लेना होगा, वॉल्यूम। ठीक है, चलो। रमेश अपने कार्यालय से किसी दूरी को 1 घंटे और 24 मिनट में पूरा करता है। 1 घंटे और 24 मिनट, ये टाइम डिस्टेंस स्पीड का है। किसी एग्जाम में टीडीएस आता है और किसी एग्जाम में टीडीएस नहीं आता। टाइम डिस्टेंस स्पीड है, वीडियो एग्जाम में है, कई एग्जाम में नहीं है। रमेश अपने कार्यालय से किसी दूरी को 1 घंटे और 24 मिनट में पूरा करता है, जिसमें से 2/3 दूरी वह 4 किमी प्रति घंटा और शेष दूरी 5 किमी प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है। रमेश के कार्यालय से तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। मतलब हमें डिस्टेंस पूछ रहा है टोटल कितनी है, और टोटल टाइम जो डिस्टेंस को कवर करने में लगता है वो 1 घंटे 24 मिनट लगता है। 2/3 हिस्सा मतलब 2/3 पार्ट 4 किमी की स्पीड से, शेष दूरी 5 किमी की चाल से चलता है, आपको पूछा है। ठीक, अब मुझे तो एक बात दो, 2/3 और 1/3 होना जरूरी है। वैसे मतलब आप सोचोगे किसी का 2/3 निकालोगे, किसी भी दूरी का 2/3 हिस्सा निकालोगे तो डेफिनेट वो 3 का मल्टीपल होगी तभी तो निकलेगा। 2/3 मतलब 2/3, तो 3 का मल्टीपल 2 ऑप्शन है, 9 और 6, तो इसलिए ऑप्शन से भी नहीं करेंगे, 2 ऑप्शन एक साथ लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं टोटल डिस्टेंस को, डिस्टेंस टोटल दूरी है, जो भी डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस। कई जने x मानते हैं, मैं d मान लूं। आप बताओ क्या मानूं? तो आप कहोगे सर d मान लो, कोई बात नहीं, चलो टोटल डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, d। आपको फॉर्मूला याद है क्या? टाइम बराबर क्या होता है? वैसे होता है TDS, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। अगर आपको टाइम निकालना है, इट्स मीन डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस में स्पीड का भाग देंगे। अब इसके 2 टुकड़े, मतलब आप टोटल जो टाइम ले रहे हो, टोटल जो आपको समय लगा है, टोटल टाइम लगा है, वो मैं समझा रहा हूं आपको। 1 घंटा 24 मिनट लगे। 1 घंटा 24 मिनट को ठीक कैसे करोगे वो मैं यहां करके दिखाता हूं। 1 घंटा घंटा होता है, 24 मिनट को लिखोगे तो 24/60 आएगा। 12 दूए 24, 12 5 60, 12 दूए 24, 12 5 60, 5 एकम 5 2
7/5 घंटे। तो यहाँ आप चाहो तो 7/5 होवर लिख सकते हो, ये आपको सरल करना आना चाहिए। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम मतलब 2 बार हम चले तो पहली बार 2/3 हिस्सा, तो डी का 2/3 हिस्सा मतलब डिस्टेंस, मतलब जो भी दूरी आएगी वो दूरी कितनी आ जाएगी, डी का 2/3 हिस्सा। और स्पीड, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बटा स्पीड, ये आ गई डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? 2/3 हिस्सा। और स्पीड कितनी की है? 4 की। प्लस डी का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा। आप चाहो कि मेरे को ऐसा नहीं करना पड़े तो मैं 3D भी मान सकता हूं ताकि 3 से कट जाए, तो आप चाहो तो इसको 3x भी मान सकते हो। ऐसा करने से एक फायदा हो जाएगा कि आपको d/3 अरे लिखने में, तो आप चाहो तो 3x लिख लो टोटल डिस्टेंस। तो मुझे 3x का 2/3 हिस्सा निकालूंगा तो 2x बचेगा, तो दूरी हो गई 2x और स्पीड कितने की? 4। ठीक है, अब यहाँ पे बचा हुआ शेष दूरी कितनी? शेष दूरी अब 2x में गई तो शेष दूरी बचेगी 1x और स्पीड कितनी है? 5। तो टोटल कितना टाइम लगना चाहिए? 7/5 क्या लगना चाहिए? 7/5। ठीक है, आप इधर से लघुत्तम लेके ठीक करोगे, 5 दूआ 10 और 4, 10 और 4 14, या चाहो तो 1/2 लिख लो काट के, 1/2। ठीक है, अब लघुत्तम आएगा 5 × 2 का लघुत्तम 10। ठीक है, 2 का पाड़ा 5 बार 5x, 5 का पाड़ा 2 बार 2x बराबर 7/5। आपको पता चलेगा कि यहाँ से 10 का 5 का पाड़ा 2 बार, 7 से 7 कट जाएगा, x का मान जो आएगा वो आएगा 2। x का मान क्या आएगा? 2 किमी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 3x है, तो x का मान 2, तो 3 × 2 6 किमी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझो आराम से किया गया। ये बोल रहा है कि आप जो भी दूरी तय कर रहे हो कार्यालय से, कोई भी दूरी तय करो उसमें 1 घंटा 24 मिनट लगे, लेकिन हम उसे एक ही स्पीड से नहीं करके 2 टुकड़ों में जाते हैं। कुछ दूरी 4 की स्पीड से, बाकी शेष दूरी 5 की स्पीड से। तो कुछ दूरी 4 की स्पीड से पहला केस, और दूसरा केस 5 की स्पीड से, तो दोनों का जो टाइम लगा है टोटल टाइम 1 घंटा 24 मिनट है। 2 हिस्सों में भागा है वो। अब ये बटे में क्यों लिखा? बटे में लिखा डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 2x, स्पीड कितनी? 4, डिस्टेंस कितनी? x। 2x और x कैसे आए ध्यान दो, अगर मैंने 3x माना तो इसका 2/3 हिस्सा होता है 2x। 2x शेष 3x में से 2x गया तो शेष 1x बचेगा, तो x/5 ऐसे लिखा है। ओके ठीक। 29, कपड़ों के एक बड़े पैकेट का 2/3 भाग 5% के लाभ पे शेष 5% की हानि पे बेचा गया, कुल अर्जित लाभ 500 रुपए, तो बड़े पैकेट का मूल्य ज्ञात करें। मैंने काफी बार ये समझाया है आपको बहुत अच्छे से। कपड़ों के एक बड़े पैकेट का 2/3 भाग, मतलब 2/3 भाग आप समझ रहे हो कि टोटल अगर आप 3 मानते अभी किया है तो उसका 2/3 होता 2 हिस्सा। 2/3 का मतलब 2 हिस्सा, शेष हिस्सा होता 1 और हमें होता टोटल 3, ऐसे लिखते। इस 2/3 हिस्से पे मुझे 5% का लाभ हुआ है और इस एक हिस्से पे मुझे 5% की हानि हुई है, तो मुझे ऑल ओवर 10 का लाभ होता है यहाँ पे और 5 की हानि, यानी +10% -5%, तो मुझे ऑल ओवर जो मिलता वो मिलता मुझे 5% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ मिलता? 5% का। और क्वेश्चन के हिसाब से मुझे लाभ मिला है 500 रुपए का। कितने रुपए का? 500 रुपए का। क्या मैं परसेंट रख सकता हूं? मुझे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस, और ये टोटल मतलब लागत प्राइस ही तो पूछी है, तो उसका मूल्य कितना होगा? 3। मुझे 3 यूनिट का मान निकालना है। कितनी यूनिट का? 3 का। अब 5% है, मुझे यूनिट में बना, अगर हाँ परसेंट की बात होती तो टोटल 100% बना लेते। परसेंट हटाएंगे तो 5% का मतलब होता है 1/20। कैसे? परसेंट हटाया 100 आया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, सबको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, यानी 1/20 का मान है 500 रुपए, तो 1 यूनिट का मान आएगा 20 से गुणा कर लो, 20, 5 दूआ 10 और 3 0 और 10,000, यानी 1 यूनिट का मान 10,000, तो टोटल 3 यूनिट का मान 30,000। 3 × 10,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 30,000। ठीक, वैसे 3 का मल्टीपल ही होता
2/3 है तो इसका मतलब होता है 2/3। 3 का मल्टीपल होता है, लेकिन 3 के मल्टीपल 2 थे, बी और डी, इसलिए मैंने ऑप्शन से नहीं किया, वरना मैं ऑप्शन से सीधा भी बता सकता था। हाँ, ये श्योर हूँ कि बी और डी में से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो कैसे किया, ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस। ये कब पढ़ाया आपको, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, अभी ऑफलाइन सिरेमिक अकेडमी में मैंने कल ही कराया है ऑल ओवर वाला, ठीक है, फाउंडेशन बेच फर्स्ट में ऑल ओवर। तो ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस कितना होगा, इतना होगा। ये क्वेश्चन अपने नोट्स में से हूबहू आया था। क्या था, पी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। हम अच्छे से बताते हैं आपको कि अगर टाइम 2 ईयर है, ठीक है, तो CI जो बनता है, CI जो बनता है वो बनता है R1 R2 प्लस R1 R2 बटे 100, जो भी आंसर आएंगे परसेंट में, ऐसा हम पढ़ाते हैं CI। फिर मान लो साधारण ब्याज की बात करते हैं तो लिखते हैं R1 R2 टोटल परसेंट में, और अगर मुझे इन दोनों का अंतर लेना पड़े तो हम लिखते हैं ऐसे R1 R2 बटे में 100%। अब आप बोलोगे कि इस फॉर्मूले का इससे क्या लेना देना है, ध्यान दो, इसका लेना देना यह है कि हमारे रेट है R और मूलधन है P, हमें बताना है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो जो भी अंतर आएगा वो तो यही आएगा, CI माइनस SI। अंतर किस पे निकालेंगे, मूलधन पे, P पे। कितना हिस्सा जो मैंने लिखा है वही हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो R की जगह भी R और R1 R2 की दोनों की जगह R आएगा, तो R हो जाएगा R² बटे में 100। चाहो तो परसेंट रख लो, वरना अगर आप परसेंट हटाओगे तो अगेन नीचे आएगा 100। मैं लिख देता हूं ऐसे परसेंट। अब इसको अगर आप फॉर्म में बदलोगे तो P का P रहेगा, R आ जाएगा बटे में 100, चाहो लिख लो, उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर क्यों किया, R² तो RR हो गया, 100 दो बार आएंगे तो एक बार ले लिया, तो इसका आंसर आ जाएगा P R/100 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन डी होगा, केवल डी वाला, ठीक है। इतना इजी होता, आप आराम से कर सकते थे, कोई दूसरा आंसर नहीं आएगा, ये विशेष बात ध्यान रखना। ये तो एक फॉर्मूला था जो हम स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाते हैं। चलिए 41, यह 2D का क्वेश्चन है। किसी आयताकार कक्ष की लंबाई चौड़ाई 4 मीटर बढ़ाई जाने पर लंबाई और चौड़ाई को 4 मीटर बढ़ा देंगे तो 4:3 में, और 4 मीटर घटा देंगे तो 2:1 में है। कक्ष की लंबाई चौड़ाई क्या है, इसे हम सीधा ऑप्शन से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी ऑप्शन है वो इसकी लंबाई चौड़ाई है, उसमें 4 जोड़े और 4 घटाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप ध्यान दोगे, पहले 4 जोड़ के देख लो। मान लो आप 4 जोड़ते हो, जो भी लंबाई में 4 जोड़ते हो और चौड़ाई में भी 4 जोड़ते हो, तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा बताओ जरा, रेशियो आएगा 4:3। तो मैं 4 जोड़ू पहले ऑप्शन में, तो ये तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12, तो 16 और 12 का रेशियो 4:3 होता है, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने लंबाई में से 4 घटाया और चौड़ाई में से 4 घटाया तो ये अनुपात हो जाएगा 2:1। कितना हो जाएगा, 2:1। तो क्या 12 में से 4 घटाऊंगा तो 8 बचेगा, और 8 में से 4 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, ये 2:1 हो जाएगा बिल्कुल। तो ऑप्शन ए स्टिक ऑप्शन है। आप देखोगे ऑप्शन ए है 12 मीटर और 8 मीटर। आप 4 जोड़ के देख लो, 4 जैसे ही जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 16 और 12, 16 और 12 का मतलब होता है 4 3। जैसे ही 4 घटाओगे तो ये हो जाएगा 8 और 4, 8 और 4 का रेशियो भी 2:1। तो ये ऑप्शन से मैंने कर दिया, बाकी ऑप्शन से करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगला 44 CI का क्वेश्चन है। 10,000 की राशि को 8.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह के लिए निवेशित किया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा निकटतम पूर्णांक में। ये थोड़ा सा देखो ऑप्शन ऐसे देके ऐसे देने लग गया ताकि स्टूडेंट कंफ्यूजन में जाए। ABCD ये उत्तर नहीं है, नीचे वाले उत्तर है। अब हमें निकटतम पूर्णांक में चाहिए और 1 वर्ष 3 महीने का चाहिए, रेट है 8.5%। तो बहुत आसान है, आप डायग्राम से कर लो। ये है 10,000 रुपए, कितना 10,000 रुपए। पहले साल का ब्याज कितना आएगा 8.5%,
कितना 8.5%, और इसका 8.5% पूरे साल का होता है। 1% का मान 100 रुपए, तो इसका हो गया 850 रुपए। पहले साल का ब्याज कितना 850, इस साल का ब्याज भी 850 ही होगा, बट हम यहाँ पे जो ब्याज लेंगे वो 1 साल का नए लेके हम जो ब्याज लेंगे वो 3 मंथ का लेंगे, और 3 मंथ का मतलब होता है 1/4 वर्ष। तो जो भी ब्याज आएगा मैं इसे डिवाइड बाई 4 करके लिखूंगा। ठीक है, कितना लिखूंगा डिवाइड बाई 4 करके। चलो मैं बाद में कर लूंगा डिवाइड बाई 4। अब मुझे ब्याज पे ब्याज भी लगाना है। इसका भी ब्याज कितना परसेंट लूंगा मैं 8.5%। कितना परसेंट 8.5%। अब आप सोचोगे मुझे तो इसका 8.5% निकालना ही नहीं आता होगा। कोई बात नहीं, हम डिवाइड बाई 4 फॉर्म में चल जाएंगे, क्या दिक्कत है। अब ये है 850 और इसका मुझे लेना है 8.5%। 8.5 का मतलब होता है 8.5%। चलो निकालते हैं, आराम से करना, बाकी चीजें ठीक हो जाएगी। 850 का 8.5%, परसेंट हटा लो और परसेंट इसकी वजह से 2 जीरो, 1 जीरो ही कटेगा केवल, बाकी नहीं कटेंगे 2 जीरो। 85 इंटू 85 हो गया। क्या 85 का मल्टीपल आता है? नहीं आता, कोई बात नहीं सिखाते हैं। 85, 5 का वर्ग 25, 8 के आगे आता है 9, 9 8 72, तो 72 25, 2 अक्षर बाद डेसिमल 72.25। इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ आएगा 72.25। ओके, मैंने कैसे किया ये थोड़ी सी चीजें सोचने वाली बात है, दोबारा समझाते हैं। 8.5%, ये क्या बार बार मुझे 8.5% लिखने की जरूरत है? नहीं जरूरत, तो मैं हटा देता हूँ। हमें रेट कितनी लेनी है 8.5% रेट लेनी है, सब जगह रेट यही आएगी। ओके, 850 का 8.5%, 850 का 8.5% का मतलब हुआ, परसेंट हटाओगे 2 जीरो, पॉइंट हटाओगे 1 जीरो, 1 कट गया। 85 गुणा 85, ध्यान दो अगर कोई संख्या के लास्ट में 5 है और आपको गुणा करना है तो 5 का 25 हो जाएगा, दोनों में से एक को बड़ा कर लो, 8 को बढ़ा लो 9 हो जाएगा, तो 9 8 72, ऐसे 72 लिख सकते हो। 72 25, 2 अक्षर बाद डेसिमल 100 की वजह से, तो 72.25। चलो अब अपने मूल मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। यहां ब्याज आएगा 850, यहां हम ब्याज लेंगे वो 4 से डिवाइड करके लेंगे। 4 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि 1/3 मंथ है, तो जिसका मतलब होता है, सॉरी 3 मंथ है, जिसका मतलब होता है 1/4 ईयर। अब 4 से डिवाइड करेंगे 850, और भाई जो भी आप ले लो 4 से भाग दे के लिख लो, एक ही बात है, या आप जोड़ के 4 का भाग दे लेंगे। 850 ये है और 72 ये है, तो इसमें से 50 जोड़ दो 900, 922.25, तो ये कितना हुआ 922.25 डिवाइड बाई 4 करते हैं। तो आप बोलोगे सर टाइम लग रहा है, अरे भाई टाइम नहीं लगता, ये 8.5% आपको निकालना नहीं आता इसलिए टाइम लग रहा है। मेरा काम आपको यहाँ पे समझाना भी है। अगर आप 8.5% आराम से निकाल सकते हो तो बहुत फास्ट हो सकता है। इसमें 4 का भाग पहले दे लो, 4 का भाग देके फिर निकाल लो, कहाँ प्रॉब्लम है, मैं अभी करके बताता हूँ आपको, डोंट वरी, पहले बेस आराम से समझ लो। 4 का पाड़ा बोलोगे तो आप अच्छे से जानते हो, 4 का पाड़ा दोगे 4 एकम 4, 4 दुआ 8, 2 बार भाग, कितना बचा 12। 4 का पाड़ा वापिस बोलोगे तो 4 3 12, 23। अब आप इसे जीरो समझो, 2.25 है तो 230 के आसपास, कितने के आसपास 230। आप बोलोगे पॉइंट वाले क्यों छोड़ रहे हो? इसलिए छोड़ रहे हैं मेरे भाई, हमें लगभग पॉइंटों को छोड़ना है, तो 230 बचा, 230 बना, तो टोटल कितना हो गया? आप बोलोगे सर टोटल हो गया 1080 रुपए। 800 और 200, 800 और 200 कितने हो गए 1000, और 1080 रुपए, ए ऑप्शन। अब आप बोलोगे ए नहीं है, ये है सी। अब मैं आपको थोड़ा सा दोबारा समझाता हूं ताकि आप फास्ट कर सको। देखो समझना आपको, आप मुझे बताओ पहला स्टेप आप सब क्लियर कर लोगे कि सर हमने 10,000 का मान लो लिया, तो हमें फटाफट हमें समझना है कि 8.5% होता है 850। अब जो भी यहाँ 850 तो आएगा, लेकिन वो सर 4 से डिवाइड होगा, तो 850 को 4 से डिवाइड करना सर, 800 में 4 का भाग देना 200 और 50 में भाग देना मतलब 12 चौके 48, तो 212 उत्तर आएंगे। यहाँ कितने आए 212, कितना आया 212, पता चल गया ना 212 आएगा। ठीक है, जो भी 212 आया तो 800 और 212 कितने हो गए 1000, 50 और 12 बताओ, 50 और 12 कितने हो गए 50 60 62, तो आपको पता चला 1062 तो हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं ध्यान देना है आपको, 1062 तो हो चुके हैं,
कितने हो चुके 1062, और अभी भी इसका मैं 8.5% निकालूंगा। अब मान लो आपको 8.5, हमको तो पॉइंटों में नहीं लेना ना, इसका निकालना है मुझे 8.5%। कितना परसेंट? 8.5%। तो मैं 8.5% जब इसका निकालूंगा ना तो सीधा निकाल लूंगा। 1% पॉइंटों में तो लेना नहीं है, 1% होता है 8, भाई पॉइंट को छोड़ दो 8, तो 8.5% कितना हो गया? 8 इंटू 8 64, और 1% 8 होता है तो आधा और कर लो, 64 और 4 68, तो ये हो गया 68। वैसे भी 4 से डिवाइड और करना है तो 68 आया, 68 में वापिस 4 का भाग दोगे 17, तो 17 और जोड़ देंगे, तो ये 17 और जुड़ गए, तो पता चला 1080 तो आ गया। क्या किया दोबारा सुन लो, मेरे को टाइम नहीं लगेगा, टाइम आपको लगेगा क्योंकि आप लोग अभी भी बच्चे हो। अगर आप इतनी चीजें नहीं सोच पा रहे हो, फाउंडेशन पेज में जाओ, आराम से पढ़ो, सोचो। फिर भी कोशिश करते हैं हम यूट्यूब पे ही आपको सोचवा देते हैं, सोचवा देते हैं मतलब सोचवा देते हैं, कोई ऐसे मत सोच लेना, सोच करवा देते हैं। तो हम क्या है इसको थोड़ा ना ढंग से सोचने पे जोर देते हैं। वापिस समझाता हूँ, 8.5% होता है 850, ठीक। अब 8.5% तो लेंगे, 8.5% लेंगे, लेकिन 1/4 लेंगे, 1/4 साल लेंगे, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 212 आएंगे। तो मेरे को पता चला 1062 से ज्यादा उत्तर है, 1062 से ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी भी ब्याज पर ब्याज जोड़ना है, तो मैं सीधा ऑप्शन ले सकता हूँ 1080, क्योंकि इसका ब्याज का ब्याज लेना है। तो पहले 8.5% लेना है, तो 8.5% वो पॉइंटों में लेना है, नहीं है हमें पॉइंटों में लेना नहीं है, तो 1% हो गया 8, 8.5 हो जाएगा, 8 इंटू 8 64, चलो 8% ही ले लो, 8.5 को छोड़ दो, 8% लिया 64, 64 को वापिस 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, यानी यहाँ 16 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा। जब आप 16 और जोड़ोगे तो पता चलेगा ये तो 1080 के पास अपने आप पहुंच गया, तो उत्तर कर लो। तो इतनी ज्यादा रामायण करने की आपको जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इस चीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले एफर्ट से लगाने होंगे, ठीक है। डायरेक्ट भी अप्रोच लगा सकते हो। चलिए ये एक क्वेश्चन, इसको देखो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस है। किसी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर का चिन्ह है नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं, 1/2 विकर्ण की लंबाई और आमुख सम्मुख भुजाओं का योग। 1/2 विकर्ण की लंबाई आमुख सम्मुख भुजाओं का योग होता है, बिल्कुल होता है क्या? चलो ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा नहीं पता चला तो क्या। जैसे मान लो एक सामान्य चतुर्भुज है, यही मान लो आपको नहीं पता तो, ये इसका डायगोनल है, ओके डन, ये डायगोनल हो गया, ध्यान देना, ये इसकी हाइट हो जाएगी मान लो यहाँ पे 90 डिग्री, अपन कैसे भी ले लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आयत ही ले लिया मान लो, इस केस में ये हाइट हो जाएगी, इस केस में ये हाइट हो जाएगी। अब अलग अलग लेना है, चलो किसी को लगे कि सर ने तो ये तो जुगाड़ कर दिया हमारे लिए, चलो ये लो, ये इसका डायगोनल है, डायगोनल डी, ये इसकी हाइट होगी इसके ऊपर, और ये इसकी हाइट होगी इसके ऊपर, ये आधार ए मान लो, ये आधार बी मान लो। जब आप इसका एरिया निकालोगे तो 2 त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज का एरिया आएगा 1/2 आधार इंटू, अब आप बोलोगे सर इसका बेस ये है, हाइट ही है, तो आप डायगोनल ऐसे नहीं ले रहे हो ना, ऐसे डायगोनल, ठीक है ना, विकर्ण की लंबाई। अब मान लो विकर्ण की लंबाई आप ऐसे नहीं ले रहे हो तब तो दिक्कत है, अब मान लो ऐसे ले रहे हो तब बनता है 1/2 बी ए आएगा मान लो, और ये हाइट आएगी इंटू एच, और 1/2 बी इंटू एच। तो पहले देखते हैं, तो यहां से पता चला 1/2 एच कॉमन आएगा, ए प्लस बी आएगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता, थोड़ा समझो। सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्ण की लंबाई न होके अमुक सम्मुख भुजाओं का योग तो होता है, अमुक सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजाओं का योग तो होता है, लेकिन विकर्ण की लंबाई न होके उनके बीच की दूरी होता है, ये विकर्ण की लंबाई न होके उनके बीच की दूरी हाइट आता है, 1/2 दोनों भुजाओं के बीच की दूरी इनटू दोनों भुजाओं का या आमने सामने की भुजाओं का योग, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो पहला स्टेटमेंट इस बिहाफ पे गलत है। आप बोलोगे सर विकर्ण के बिहाफ पे बना के दिखा दो मुझे। अगर मैं विकर्ण के बिहाफ पे बनाता कि सर चलो विकर्ण के बिहाफ पे भी ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। अगर मान लीजिए विकर्ण है ये डी, इसकी हाइट लोगे और इसकी हाइट लोगे तो कहीं पर भी सम्मुख भुजाओं का साइड का रोल आया ही नहीं, तो भी इन केस दो हाइट अलग अलग होगी। इस केस में आप फॉर्मूला बनाते तो बनता 1/2 विकर्ण को डी मान लो और हाइट h1 h2, ऐसा फॉर्मूला बनता। फिर अगर ये हाइट h1 है ये हाइट h2 है तो कॉमन कौन आता? फिर 1/2
आधार इंटू ऊंचाई 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई अलग लगाती आधा। तो किसी भी केस के अंदर ये तो हो ही नहीं रहा कि अमुक समुक भुजाओं का योग बैठे तो विकीर्ण नहीं आ रहा, विकीर्ण बैठे तो अमुक समुक भुजा नहीं आ रही। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा, त्रिभुजन त्रिकोणीयन की प्रक्रिया हमें सामान्य चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने में सहायता करती है। ये लो, सामान्य चतुर्भुज का सूत्र इसी से तो बना है, त्रिभुज त्रिकोणीयन प्रक्रिया बोलते हैं इसको। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पर ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ध्यान रखना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये फॉर्मूले सिखाए जाते हैं क्लास में, तो ध्यान हो। चलो इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा। एक व्यक्ति का वेतन 20 कम कर दिया जाए, घटे हुए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि बढ़ा हुआ वेतन मूल वेतन के बराबर हो जाए। अब बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। 20% की कमी है, इससे जस्ट ऊपर नीचे। आपको कैसे पता चलेगा ऊपर नीचे? इसका मतलब होता है 1/5, इसके ऊपर आता है 1/4, नीचे आता है 1/6। इसके नीचे वाली संख्या का मान है 16 सही 2/3 और इससे ऊपर वाली संख्या का मान है 25%। तो मुझे दोनों में से ज्यादा लेना है, तो ज्यादा कौन होता है? 25%। तो जस्ट 25%। मान लो किसी को ऐसे करना नहीं आता तो कैसे करता? तो वो ऐसे करता 100 मान लो, 20 कम किया 80, कितना परसेंट कम किया? 20, 80। अब मुझे बढ़ाना है वापिस, तो 20 बढ़ाना है कितने पे? 80। 20/80 होता है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%। ये हो गया बेसिक। दोनों तरीके समझा दिए। ज्यादातर हमको टेबल मेथड से करना है। इसको कौन सा मेथड बोलता हूं मैं? टेबल मेथड, फ्रैक्शन मेथड, टेबल मेथड। तो टेबल से करो, ज्यादा इजी होगा। आपको ध्यान होना चाहिए कैसे किया है। चलो, टाइम डिस्टेंस का, ये स्टॉपेज वाले क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूजन में भी जाते हैं। ठहराओ यानी स्टॉपेज को छोड़कर किसी बस की चाल, यानी अगर आप नॉन स्टॉप चलते हो, क्या चलते हो? नॉन स्टॉप, तो आपकी चाल है 64 किमी पर ओवर। इसका मतलब क्या है कि आप 64 किमी में 1 किलोमीटर पूरा कर लोगे। लेकिन आपने स्टॉप मतलब नॉन स्टॉप नहीं चल के आप रुक रुक के चल रहे हो, स्टॉपेज ले रहे हो। स्टॉप यानी आप क्या कर रहे हो? स्टॉपेज ले रहे हो, आप रुक रुक के चल रहे हो, नॉन स्टॉप नहीं चल रहे हो। यहाँ नॉन स्टॉप चल रहे हो और यहाँ नॉन स्टॉप नहीं चल रहे हो, तो आपकी चाल 48 किमी पर ओवर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया? थोड़ी दूर चले और रुक गए, थोड़ी दूर चले और रुक गए। तो इस केस में अगर आपको ये पता करना है कि मैं हर किलोमीटर या हर घंटे बाद कितनी देर रुका, या मैं प्रति घंटे कितनी मिनट रेस्ट करता हूं, 1 घंटे में कितनी देर रेस्ट करता हूं, तो आप मुझे बताओ रेस्ट कितनी देर किया होगा? उतनी देर रेस्ट किया होगा जितनी देर आप 64 चलने चाहिए। देखो अगर आप समझो इस बात को वापिस से अगर आप रेस्ट नहीं करते हो तो इसका मतलब है आप 64 किमी 1 घंटे में जाओगे, और आपने रेस्ट करते ही 48। तो आपने रेस्ट किया, उसकी वजह से आपके कितने घंटे कम हो गए? कितने घंटे कम हो गए बताओ? कितने घंटे हो गए या किमी कम हो गए? किमी कम हो गए, घंटे तो पूछा किमी। तो आप बोलोगे सर हमने 16 किमी खो दिया, मैं रुका उसकी वजह से मैं 16 किमी कम चला। तो जितना किमी आप कम चला उतने ही किमी में आपने टाइम भी तो पूछेगा। तो आप 16 किमी, आप कितने कम? 16। और 16 में टाइम कितना लगता है? 16 में टाइम कितना लगता है? आप बोलोगे सर मैं ऐसा करने से 16 किमी नहीं चला। कितना किमी नहीं चला? 16 किमी। मेरे को चढ़ना था 64, मैं रुक के चला, मैंने 48 ही चला, और बाकी 48 की स्पीड का मतलब 48 ही चले हो आप, बाकी तो नहीं चले, तो 16 नहीं चले। तो स्पीड किस हिसाब से चल रहे हो आप? स्पीड भाई नॉन स्टॉप का मतलब क्या है? स्पीड आपकी 64 ही थे, आप बिना रुके चलोगे तो 64 किमी चल पाओगे, आप रुक जाओगे तो 48 ही चलोगे, तो आपकी स्पीड तो 64 की है। तो आप पता चला 64 का भाग दूंगा जितनी दूरी में स्पीड का भाग दूंगा, तो आपको पता चला 16 चौके 64। तो मैंने 1/4 घंटे नहीं चला। 1/4 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट के हिसाब से 15 मिनट। मान लो आपको ऐसे समझ नहीं आए तो दूसरा तरीका, थोड़ा ध्यान दो, और बहुत सारे तरीके होता है। मान लेंगे हम जो भी डिस्टेंस मानेंगे, दूसरा तरीका लेट, जो भी डिस्टेंस मानेंगे आप 48 किमी मानो। कितनी मानो? 48 किमी। जो आप रुक के चल रहे हो वही मानो, रुक के चल रहे हो वो मानो दूरी 48। अब ध्यान दो, अगर आप नहीं रुकते, रुकते नहीं हो, अगर आप रुकते नहीं तो आपको टाइम कितना लगता है? देखो 48 किमी चलना है, स्पीड है 64 की, टाइम बढ़ाने के लिए, मिनट बढ़ाने के लिए 60 का। चलो आप
घंटे में उत्तर ले लेंगे। टाइम क्या होता है आपको पता है ना, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 48, स्पीड कितनी है 64 की, 64 के हिसाब से 16 थी 48, 16 चौके 64 घंटा। मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा, 60 15 15 थी 45 मिनट, कितनी मिनट लगी 45। अब यहां आते हैं, जब रुकते हो, नहीं रुकते और रुकते हो तब देखो टाइम कितना लगेगा, 48 की किमी है और स्पीड भी कितने की 48 की, तो आपको लगेगा 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो आपको 60 मिनट लगते, अभी आप 45 मिनट ही चल रहे हो, कितने मिनट रेस्ट किया होगा 15 मिनट। तो तरीके दोनों है, आराम से करोगे बाल को समझ आ जाएगा, समझने का प्रयास करो, बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा। चलो अब की बार पूछा आपसे HCF। HCF ये वनपाल के एग्जाम में जरूर है, बाकी कई एग्जाम में HCF LCM नहीं आता। अगर आपको HCF निकालो, मैं दोनों चीजें समझाता हूं, पहले लिखता हूं। एक जगह लिखा है 2 की घात 4, 3 की घात 2, 5 की घात 3, 7 की घात 2, पहली लाइन। दूसरी घात लिखते हैं 2 की घात 3, 3 की घात 3, 5 की घात 2, 7 की घात 3। अगले में है 3, 2 तो है ही नहीं, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, 2 तो नहीं है। ये ऐसे करके मैंने 3 लिखे। आपको पता है HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF लेना हो पावर के अंदर हो तो ध्यान रखना मिनिमम पावर लो, क्योंकि मिनिमम लेना होगा, और LCM लेना हो तो हाई मैक्स पावर लो, मैक्स पावर लो। क्या लो, मैक्स पावर, मैक्सिमम पावर भाई, मैक्स का मतलब मिनिमम। आप ले रहे हैं HCF, तो 2 की मिनिमम पावर 0। आप बोलोगे कहाँ है, यहाँ पे 2 है ही नहीं ना, आप यहाँ 2 नहीं दिख रहा लेकिन 0 ले सकते हो, इसलिए मैंने लिख दिया 2 की पावर 0। 3 की मिनिमम पावर 1, 5 की मिनिमम पावर 1, 7 की मिनिमम पावर 1, 11 नहीं ले सकते, 11 की मिनिमम पावर 0। तो इसका आएगा 3 5 7, 2 की 0 कितनी होती है 1, 2 की 0 कितनी होती है 1, तो 2 ले ही नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 15 7 105। ठीक, अगर आपको यहीं पे LCM लेना होता तो मैक्स पावर लेते, 2 की मैक्सिमम पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर 3, 5 की मैक्सिमम पावर 3, 7 की मैक्सिमम पावर 3 और 11 की मैक्सिमम पावर 1। तो LCM और HCF दोनों समझा दिए। चलो ये है हमारे टाइम एंड वर्क का एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। राम की कार्य कुशलता श्याम से दुगुनी है, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, ऊपर लिखा भी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है अभी समझाता हूं मैं। एक जगह राम है और एक जगह श्याम है, आप इतना बड़ा नाम न लिखें तो भी चलेगा। पहले तो ये समझो एफिशिएंसी यानी कि कार्य कुशलता या कार्य क्षमता क्या होती है। दोनों नाम लिख देता हूं, क्या होती है बताओ कमेंट करके। कार्य कुशलता, कार्य कुशलता इसका मतलब होता है आपकी औकात, आपका पोदीना, आपकी कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी कितनी है। इसकी कैपेसिटी श्याम से दुगुनी है, इसकी कैपेसिटी 1 है तो इसकी कैपेसिटी 2 है। यानी कुछ भी चीज मान लो, ये 1 मकान बना सकता है तो 2, ये 1 खाई खोद सकता है तो 2, ये 1 ईंट बना सकता है तो ये 2, मतलब इसकी काम करने की कैपेसिटी डबल है। ठीक है, दोनों एक साथ, या एक क्वेश्चन सरल करेगा तो ये 2, ये 1 बुक पढ़ेगा तो ये 2 बुक, यही बात है। समझ गए मेरी बात, कार्य समझ। अब ये दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 7 में 18 दिन। हमें टोटल काम निकालना, देखो टाइम एंड वर्क में 2 चीजें होती है। टाइम एंड वर्क में 2 नेसेसरी पार्ट होते हैं, सब लोग जानते हैं। एक तो होता है टोटल वर्क, जिसे मैं TW लिखता हूं, कुल कार्य, और एक होती है एफिशिएंसी, जिसने टाइम एंड वर्क पढ़ा है उसे पता है। 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है किसी का समय निकालने के लिए। थोड़ा बेसिकली और समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे को आपको 100 क्वेश्चन कराने हैं, तो टोटल कैपेसिटी, टोटल काम कितना हो गया 100 क्वेश्चन, और मेरी क्षमता डेली की 20 क्वेश्चन कराने की है,
तो आप बताओ कितने दिन लगेंगे, आप बोलोगे 5 दिन। आप बोलोगे सर 100 क्वेश्चन करने हैं, हम आप एक दिन के 20 क्वेश्चन करते हो तो 100 में 20 का भाग दे दूंगा तो मुझे पता चलेगा आप 5 दिन में करवा दोगे। और सुनो, मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं डेली आपको 2 और 1 मतलब 2 और 1 दोनों मिलके 3 क्वेश्चन कराऊंगा। डेली कितने कराऊंगा, 3 क्वेश्चन, और मैं 18 दिन तक कराऊंगा। तो आप बोलोगे सर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 18 इंटू 3 यानी कि 18 3 54। इसलिए ध्यान रखना कुल कार्य बनाने के लिए एफिशिएंसी को डे से गुणा करते हैं। तो हमारा यहाँ TW कितना बनेगा, हमारा TW बनेगा इस क्वेश्चन का, TW टोटल वर्क बनेगा 3 एफिशिएंसी है और 18 के हिसाब से 54। ओके, तो टोटल काम कितना करना है हमको, 54। अब मुझे किससे करवाना है, मुझे करवाना है राम से, अकेले राम से। तो राम काम कैसे करेगा, टोटल काम कितना है अभी मैंने बताया, अगर मुझे 100 क्वेश्चन करवाने हैं, अब सुनो, अगर मुझे 54 क्वेश्चन करवाने हैं और एक दिन में मेरी काम करने की क्षमता कितनी है, 2 क्वेश्चन, तो 54 क्वेश्चन करवाने में 2 क्वेश्चन के हिसाब से मुझे 27 दिन तक आपको डेली पढ़ाना पड़ेगा। और यहीं पे अगर शाम की बात करता तो शाम 54 क्वेश्चन करवाने में डेली शाम एक ही क्वेश्चन करवा सकता है, तो शाम को दिन लगते 54 दिन। तो इसलिए ध्यान रखना, राम के तो आएंगे 27 और शाम के आते 54। ये बहुत टाइम एंड वर्क का इजी क्वेश्चन है, इतना बस समझाने के लिए लिया है। तो इस प्रकार से हमारे देखो क्वेश्चन कितने थे मैंने करा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो एक पेपर में 14 क्वेश्चन आ रहे हैं 100 में से, यानी 15 मान लो आप, 14-15, तो 14% सिलेक्शन के लिए जरूरी है। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसे आप नहीं कर सकते। इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हो। आप LDC की तैयारी कर रहे हो तो LDC, वीडियो तो वीडियो, वनपाल, वन रक्षक, जो जो अच्छा लगे आपको, वनपाल, वन फौजी, पाल मानो या जो भी रक्षक मानो, आप जो बनो। पुरानी फिल्में आती थी धर्मेंद्र की, हाँ, रक्षक बना भक्षक, तो आप रक्षक से भक्षक नहीं बनना, आपको वनपाल वन रक्षक जो भी बनना है उस हिसाब से देख लेना। तो LDC, वीडियो, वनपाल, वन रक्षक, जो भी आप फाउंडेशन बैच, टेस्ट सीरीज जो भी आपको ज्वाइन करना चाहो आप हेल्पलाइन नंबर से भी कर सकते हो। पूरा कोर्स करवा रखा है, अभी मैंने क्लास शुरू की है, यूट्यूब पे क्लास आया करेगी, पेपर सोल आउट करवाया करेंगे, ठीक है। चलिए, ऐप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स से मिल जाएगी। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कोई भी आपको फीडबैक देना हो आप कमेंट कर देना। ओके गाइस, थैंक यू।